मैं हूं प्रदीप कुमार और आज हम देख रहे हैं बीए सेकंड ईयर के लिए जो नेक्स्ट फर्स्ट पेपर का फर्स्ट ये अपने फोर्थ लेसन है। और फोर्थ लेसन में हम आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। फोर्थ लेसन ब्रिटेन, ठीक है ना। अब ब्रिटेन की अंतर्गत उसकी पूरी व्यवस्था है, क्योंकि जो अपना जो फर्स्ट पेपर है ना बीए सेकंड ईयर का, ये पॉलिटिकल साइंस का, ये कंपेरेटिव है, यानी ज़्यादा कंपेरिजन तुलनात्मक अध्ययन इसमें शामिल है। तो इसमें देख रहे हैं ब्रिटेन के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषता, यानी ब्रिटेन का सामाजिक आर्थिक आधार जानेंगे और इसके साथ ही ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को भी समझेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये फोर्थ लेसन है, वो 2-3 पार्ट में आपके सामने कंप्लीट होगा, तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रिचर्ड ने कुछ कहा है, उसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यदि हम किसी भी देश की राजनीति का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हम अपना अध्ययन केवल सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं रखेंगे। यानी हम किसी देश को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसकी औपचारिक संस्थाओं तक सीमित नहीं होना है या वहाँ तक अपना अध्ययन सीमित नहीं रखना है, क्योंकि सरकारें उन लोगों से जो उन्हें सलाहते हैं तथा समाज से जो उनके आसपास विद्यमान हैं अलग और स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर सकती। तो इसलिए ये ज़रूरी है, और ये जो किसने कहा है, रिचर्ड रोज ने कहा है। अब हम शुरुआत करते हैं तो डी मेट्रिनेक के कथन से शुरुआत करते हैं। उसने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र वैसी ही सरकार प्राप्त करता है, हर जो देश है वो वैसी ही सरकार प्राप्त करता है जिसके लिए वह योग्य है। यानी कहते हैं ना, वह व्यक्ति जो चाहता है कुछ और, लेकिन जिसको जितनी एलिजिबिलिटी है योग्य उतना ही उसको मिल सकता है। उनका यह अभिप्राय है कि सरकार कोई कैसी सार्वभौमिक सामान्य संस्था नहीं हो, विश्व के सभी राष्ट्र पर समान रूप से स्थापित की जा सकती, लेकिन व्यवहार में सरकार उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती है जो एक विशिष्ट सरकार के शासन के विकास को प्रोत्साहित देती है, आगे बढ़ाती हैं, जो इन परिस्थितियों के उत्पन्न समस्याओं का वास्तविक समाधान कर सके। और विश्व के विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि हम उन देशों की सामाजिक, ध्यान रखना, किसी भी देश को अच्छे से समझने के लिए वहाँ उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन व्यापक स्तर पर करें, यानी खुले रूप में करें, और जिनसे उन शासन व्यवस्थाओं का उद्भव और विकास हुआ हो। यानी किसी भी देश को अगर अच्छे समझना है तो उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हर देश उसी नींव से टिका होता है। तो हमें उस देश की विशेषताओं को जानने से पहले उनकी सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को या उनके पृष्ठभूमि को समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, और इसके आधार पर ब्रिटेन है वो किंगडम कहलाता है। तो उसकी ये किस तरह की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, तो ध्यान रखें, सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानता है उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है, यानी ये एक पूरा नाम है। वापस दोहरा मतलब समझिए, इंग्लैंड ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, तो इसका पूरा नाम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है, ये इसका पूरा नाम है। यद्यपि नाम वेल्स और स्कॉटलैंड का भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश भी सम्मिलित है, किसमें, ब्रिटेन के भूभाग में। किसी समय ये पृथक राज्य थे, किंतु वर्तमान में ये ब्रिटेन के ही अंग हैं। कौन, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसका जो पूरा जो नाम है वो आप ध्यान रखेंगे, ये इसका पूरा नाम है। आगे देखें, ब्रिटेन यूरोप के पश्चिम में स्थित है, यूरोप के पश्चिम में स्थित है, और एक छोटा सा टापू है ब्रिटेन, छोटा सा टापू है जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 2,44,000 किलोमीटर। ये एक दायरा, एक क्षेत्रफल है जो ब्रिटेन का है। और वहाँ की जनसंख्या, करंट आंकड़े आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बुक के अकॉर्डिंग है 6,50,00,000, ये वहाँ की टोटल जनसंख्या है। मान लीजिए वर्तमान हो सकती है 10 करोड़ से अबव हो, 10-15 करोड़ हो सकती है, क्योंकि ये पुराना डाटा है 2015 का। तो 6,50,00,000 तक है या उससे कुछ अधिक हो सकती है। ब्रिटेन के इसी लघु आकार को एक संगठित इकाई के रूप में, यानी छोटा है लेकिन एक संगठित यूनिट की तरह है, संगठित यूनिट की तरह है। तो इस तरह से यहाँ पे एक और बात आती है जो आप ध्यान रखेंगे
यद्यपि अब भी उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट वेल्स ब्रिटेन के ही अंग है। जो हम बात करते हैं आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये अभी भी किसका पार्ट है? ब्रिटेन का ही पार्ट है। लेकिन सितंबर 97 और अप्रैल 98 यानी 1998 में संपन्न समझौता, एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत जनमत हुआ था। जनमत यानी वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को सीमित स्वायत्तता प्रदान की, यानी इसको फ्रीडम ब्रिटेन के अधीनता से फ्री कर दिया उसको। और इसी तरह वेल्स के संबंध में भी इस प्रकार की योजना पर विचार अभी चल रहा है, लेकिन आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के पहली सांसद चुनाव 1999 में हुई, यानी अब ये ब्रिटेन के अधिकार में नहीं है, इनकी खुद की अलग सरकार है। यानी अब देखो ये हम समझ रहे हैं ना, ये वहाँ की परिस्थितियों को समझ लेंगे, क्योंकि जब परिस्थितियाँ समझेंगे तो वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषताएं और अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं इसी टॉपिक के आगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं, तो उसके ही आगे बढ़ाते हैं हम। और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषता हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। यानी आपके जो एग्ज़ाम में जो आएगा वह यहाँ से अब शुरू होता है। यानी ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी है उसको समझने के लिए हम उनकी विशेषताओं से रूबरू होंगे, तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उनकी विशेषताओं को समझते हैं पहले पॉइंट से। और आपके सामने जो पहला पॉइंट है ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति से, ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति से समझते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें उस क्षेत्र का भू आकृति हमें पता लग जाएगा, तो इससे आगे हम उसके आसपास की गतिविधि और उससे जुड़े व्यवसाय, उससे उन्नति, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं वो जुड़ी होती है एक भौगोलिक क्षेत्र से, तो वो हमें अनुभव हो जाएगी, इसका हमें पता लगेगा। तो पहला ही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पता करते हैं यहाँ पे। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने वहाँ की सामाजिक और आर्थिक जीवन को एक व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बिल्कुल बहुत सही बात कही यहाँ पे कि एक जो क्षेत्रफल होता है ना, वो काफ़ी हद तक उस देश को बैकबोन की तरफ प्रूव करता है या इसको साबित करता है। मान लीजिए एक देश छोटा है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वह उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, तो वो देश गरीब बन जाएगा। लेकिन पर्याप्त क्षेत्र है और पर्याप्त जनसंख्या है, लेकिन उनको संसाधन बहुत सारे हैं। वहाँ पे कच्चे माल वगैरह यानी पानी वगैरह, ये जो जितनी बेसिक चीज़ें होती है वो पूरी वहाँ पे हैं। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, वह उनके देश के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। और यही बात ब्रिटेन की ओर साबित होती है। चारों ओर किसके? ब्रिटेन की। ब्रिटेन के चारों ओर अगर देखें तो इस समुद्र से घिरा होने के कारण ब्रिटेन बाह्य आक्रमण से सुरक्षित है। पहली बहुत अच्छी इसकी बात क्या है कि ब्रिटेन जो क्षेत्र है इसका, वो उसके चारों ओर क्या है? पानी है। तो इस तरह से इसकी बाहरी आक्रमण से एक तो पहली सुरक्षा हो जाती है। क्योंकि हम बात करें अपने भारत की, तो भारत है वो अपने दो साइड अगर हम बात करें, एक तरफ अपने चीन और पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये बात ऐसी है कि आधा पैसा और आधी अपनी शक्ति सामर्थ्य है, वो सीमा बाउंड्री जो होती है उसको सुरक्षा करने में व्यर्थ हो जाती है। जबकि वही पैसा, वही शक्ति अगर हम देश के अंदर लगाते तो फ़ायदा होता है काफ़ी हद तक, लेकिन हमें देश की सुरक्षा रखनी होती है, इसलिए वहाँ पैसा और समय खर्च करना होता है। लेकिन ये पैसा और जो समय है वो ब्रिटेन को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनका प्लस पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके चारों ओर समुद्र हैं, तो वो अच्छे से अपना सेफ्टी कर सकते हैं। इसके आगे, यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में लोगों ने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए। यानी अब वहाँ के लोग भी बहुत ही धैर्यशील और शांत स्वभाव के हैं, तो वो अपना कार्य है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उनके अपने जीवन के जो उद्देश्य है वो भलीभूति कर पाते हैं। वरना अगर कोई ऐसा देश है जहाँ हमेशा डर का माहौल होता है, तनाव रहता है और आक्रमण की आशंका रहती है, तो वहाँ पर वह देश उन्नति नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग वहाँ पे पूरी तरह से निर्भय होकर काम नहीं करते, जो ऐसा यहाँ पे नहीं है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ब्रिटेन प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। ये बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके आसपास समुद्र हैं, और तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देता है और ज़्यादातर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इनसे न केवल ये आर्थिक दृष्टि सुदृढ़ है, वरन उनसे विश्व के दूसरे देशों से अपने साम्राज्य स्थापित किए तथा उपनिवेशवादी नीति, ध्यान रखना, उपनिवेशवादी नीति का अनुसरण किया। और यही इसकी जो स्थिति भौगोलिक क्षेत्र था, इसी वजह से ये आज किंगडम कहलाता है।
यूनाइटेड ऑफ किंगडम। क्यों? क्योंकि इसका ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ से वह दूसरे देशों से आसानी से संपर्क साध सके और इसके अपने यहाँ पर इसको क्षेत्र सुरक्षा मिल सके, और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बलबूते पर अलग देशों को अपने अधिकार में लिया, बहुत सारे देशों को, और वहाँ पर अपना औपनिवेशिक बनाया उनको, जैसे एग्जाम्पल भारत को लेके। तो व्यापार के बहाने आए और पूरी तरह से यहाँ जम गए, और यहाँ से जितना वो कहते हैं ना प्रॉफिट लेना चाहते तो वो उन्होंने पूरी तरह से किया। तो ये उनके ऐसी मंशा और ऐसा व्यवहार, ऐसा वातावरण, भौगोलिक परिस्थिति भी ऐसी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं, और इसी की बदौलत ये अलग अलग देशों पर उपनिवेश स्थापित करते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में ब्रिटेन ने अपनी सभ्यता और संस्कृति व्यापक रूप से प्रसारित की, यानी अलग अलग देशों में गया, वहाँ पे औपनिवेशिक स्थापित किए और अपनी संस्कृति, चित्र और अपनी जो परंपरा है वो वहाँ पे, यानी अपना ही साम्राज्य उन्होंने बढ़ाना था और बढ़ा भी। साथ ही आज भी इन देशों में ब्रिटेन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। शांति और सुव्यवस्था के कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का निरंतर विकास हुआ है तथा ब्रिटेन निरंकुश राजतंत्र है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, निरंकुश राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। तो आपको ध्यान होगा 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति के बाद राज्य को एक औपचारिक प्रधान रखा गया और वास्तविक शक्ति है वो वहाँ की पार्लियामेंट के पास आ गई, यानी संवैधानिक स्वरूप। तो इस तरह से ब्रिटेन अभी है राजतंत्रात्मक, लेकिन कैसा राजतंत्रात्मक व्यवस्था है? संवैधानिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप नोट रखना। ब्रिटेन का जो व्यवस्था है, शासन का जो स्वरूप है वो कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजतंत्र है क्योंकि वहाँ पे रानी है, लेकिन वह भी संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको मर्यादित रखते हुए शासन करती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, निरंकुश नहीं है, संवैधानिक राजतंत्र है। लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना तीव्र रूप से विकास हुआ है वहाँ पे लोगों में, ये अपने देश के प्रति उनकी जो भावना वही राष्ट्रवाद कहलाता है, तथा अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहन निष्ठा उत्पन्न हुई है। जहाँ वहाँ की जो परंपरा है वह उनके दिल में बस गई और ये इसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये तो आपने पहला पॉइंट समझा कि ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि उनको बाकी देशों में विकास करने का इसने अवसर दिया और अपने खुद की बेमिसाल कह सकते प्रगति की। दूसरा पॉइंट है सुसंस्कृत समाज। ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था का प्लस पॉइंट क्या है कि बाकी जो समाज है वो बहुत ही सुसंस्कृत यानी सभ्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटेन समाज एक सुसंस्कृत समाज है और ब्रिटेन के लोगों ने अपनी प्राचीन संस्थाओं, अभिशयों, नेता और अपने परंपरागत मूल्यों के प्रति असीम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। यानी ये हमेशा पुराने रीति रिवाज से काफ़ी बंधे हैं, उनसे सम्मानपूर्वक लगाव रखते हैं। अधिकांश ब्रिटेन के नागरिक श्रेष्ठतम चारित्रिक गुणों वाले होते हैं। यद्यपि आज ब्रिटेन के लोगों के सामने भी अनेक समस्याएं आ जाती हैं, अच्छा होते हुए भी कुछ तो हमेशा रह ही जाता है। जैसे अभी भी आज भी वहाँ पे बेरोजगारी और गरीबी है, लेकिन फिर भी वे सहनशील हैं, यानी वे घबराए हुए नहीं हैं। वो सोच रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे और ये चीज़ें भी हमारे दुखों का जो निवारण है और ये दुख का निवारण भी दूर होगा। तो फिर भी वे बेरोजगार और गरीबी होते हुए भी सहनशील और संतुष्ट दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छी है कि वहाँ के लोग हमेशा धैर्य धारण किए हुए हैं और ये चीज़ें इनकी प्लस पॉइंट होती है कि आगे वे कुछ नया कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति नेता के बहकावे में आकर क्रांति या हिंसा नहीं करता है। वहाँ पे जो उसमें आकर जैसे छोटे मोटे देश होते हैं वहाँ पे कुछ नेता लोगों को बौखला देते हैं, भड़का देते हैं और वे अपने ही देश के लिए क्रांति कर लेते हैं। तो देश में जब क्रांति होती है तो देश 10 या 15 साल पीछे चला जाता है। तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि लोग यहाँ पे धैर्यशील हैं और समय को समझते हैं और हमेशा सहनशील है, ताकि वे सोचते हैं कि आगे वाली समय हमारे लिए प्लस होगा। सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह को सम्राट के प्रति विद्रोह माना जाता है। यानी वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था है कि किसी लोगों ने विद्रोह कर दिया तो ऐसा माना जाता है कि वो राजा से नाराज है और राजा के प्रति विद्रोह कर रहे हैं, जबकि उनके मन में राजा के प्रति बहुत ही लगाव होता है। तो वे राजा से विद्रोह कभी नहीं कर सकते, इसलिए विद्रोह होने की संभावना नहीं रहती है। उनके लिए कभी भी तैयार नहीं होते। वे अपनी परंपराओं और संस्थाओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ब्रिटिश नागरिकों को इन्हीं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्षों पहले वॉल्टर कैजोट ने ब्रिटेन समाज को एक सम्मानित समाज की उपमा दी थी। सम्मानित समाज यानी सबसे बढ़िया सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने बताया था। तीसरा पॉइंट जो ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक
व्यवस्था को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करता है, यानी इसकी विशेषता ये तीसरी है। तीसरी विशेषता क्या है वो समझिए। परंपरागत प्रिय अनुदार समाज, यानी इनके समाज में परंपरा रीति रिवाज बहुत मूल्य है, इनको ये सम्मान देते हैं और हमेशा ये अपनी परंपरा और रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं और ये इनके समाज को काफ़ी लाभान्वित भी करते हैं। तो जैसे आपको पता है ब्रिटिश बहुत अच्छा देश है, तो इस देश की हम विशेषताओं को देख रहे हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे। ब्रिटिश समाज प्रमुख रूप से अनुदार समाज है। अनुदार यानी यह अपने समय के अकॉर्डिंग उसमें कुछ सुधार तो करता है लेकिन पुराने परंपराओं को नहीं भूलता है और किसी के प्रति सख्त रवैया भी नहीं अपनाता है। ब्रिटेन के लोग अपने देश की परंपराओं, प्राचीन संस्थाओं, भविष्य में परंपरागत मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यानी आप कोई कहता है ना कि समय बदल गया लेकिन पूरे रीति रिवाज है वो कोई छोड़ जाता है, तो ब्रिटेन ऐसा नहीं। ब्रिटेन हमेशा अपने अतीत से जुड़ी कुछ मूल्यों, श्रद्धा, सम्मान को ज़्यादा महत्व देता है क्योंकि इनकी जो परंपरा है वही उनका एक स्वाभाविक जीवन का दायरा होता है। और आपको पता होगा भारतीय इनका ब्रिटेन का जो संविधान है ना वो लिखित संविधान नहीं, अलिखित, यानी कुछ परंपरा, रीति रिवाज और नियमों से इनका संविधान बना है, तो वे हमेशा इनके साथ रहते हैं। आगे देखते हैं। वे एडमंड बर्ग के इन विचारों का समर्थन करते हैं। एडमंड बर्ग के कौन से विचार? कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके इन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। ब्रिटेन के लोग परिवर्तनशील के विरोधी हैं, ये चीज़ आप नोट कर लेना। ब्रिटेन ज़्यादा परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, ज़्यादा बदलना नहीं चाहते हैं। वे समय के अकॉर्डिंग जो सही है वही बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन पुराने रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा बदलाव, परिवर्तन ये महसूस या अपनाना नहीं चाहते हैं। परंतु इस प्रकार वे क्रमिक परिवर्तन को चाहते हैं और वर्तमान सामाजिक राजनीतिक ढांचे को पूर्ण रूप से नष्ट न किया जाए। यानी हम बदलना चाहते हैं लेकिन पुराने रीति रिवाज को ख़त्म करके नहीं, उनको साथ में लेते हुए कुछ परिवर्तन को स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये एक समाज इनके समाज को बढ़ावा देता है, एक अच्छा समाज बनाने में सहयोग करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के लोग किसी मूलभूत इमरजेंसी, यानी कहते हैं ना अचानक होने वाला परिवर्तन को ये स्वीकार नहीं कर सकते। ये कहता है कि हम समाज में परिवर्तन, देश में परिवर्तन स्वीकार करेंगे लेकिन समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो जरूरी है वही करेंगे। अचानक पूरी तरह से हम नहीं बदलना चाहते, हमारे लिए उचित भी नहीं है। परिवर्तन के लिए हिंसा का मार्ग वे नहीं अपनाएंगे। अगर बदलना है तो उसके लिए हिंसा जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। वे क्रमिक परिवर्तन चाहते हैं। क्रमिक का मतलब एक के बाद एक परिवर्तन चाहते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हाथों हाथ बदल दो देश को या उसके परंपराओं को, नहीं। ये बात जरूरी है तो इसको हम अपनाएंगे, आगे आने वाले समय में जो जरूरी है हम उसको भी स्वीकार करेंगे, तो ये क्रमिक हो गया। तो इस तरह से यदि वे क्रांति चाहते तो भी गौरवपूर्ण क्रांति चाहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति में देखा हो जिसमें बिना हिंसा के परिवर्तन हो गया था और बदल गया था और जिससे राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रनस्त हुआ और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था, हिंसा जैसा कार्य करके नहीं। इस तरह से अपना चौथा पॉइंट आता है ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए जातीय एकता की भावना। जातीय एकता की भावना, ब्रिटेन के लोगों में जातीय एकता की भावना बहुत सुदृढ़ है। वे विश्व के बहुत कम देशों में इस प्रकार की एकता दिखाई देती है जैसा कि ब्रिटेन के लोगों में। ब्रिटिश समाज की इस जातीय के कारण ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन के संबंध में समानता दिखाई देती है और ब्रिटेन में इस जातिगत एकता का प्रमुख कारण यह है कि अनेक भागों में विभाजित होने के बाद भी ब्रिटेन की अधिकांश जनता इंग्लैंड में ही रहती है और प्रमुख रूप से महानगरों में रहती है। इंग्लैंड में गांवों व कस्बों में रहने वालों की संख्या बहुत कम है। कुल जनसंख्या केवल 2% ही खेती और मछली या वन उद्योग में लगा हुआ है, बाकी सब सिटी में, बड़े लेवल औद्योगिक क्षेत्र में। इनसे उन लोगों का कोई अलग वर्ग नहीं बन जाता है जैसा कि पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रों के आधार पर संगठित समूह का अभाव है, यानी अलग अलग वर्ग नहीं है, उनमें एकता और समानता दिखाई देती है। समझ गए हैं ना आप? फिर देखते हैं पांचवा पॉइंट। तो आप पांचवा पॉइंट ध्यान रखेंगे। पांचवें पॉइंट में हम ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को यहाँ पे जान रहे हैं। तो पांचवा पॉइंट, धर्म प्रधान समाज। वहाँ का जो समाज है वो धर्म को ज़्यादा महत्व देता है। ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व देता है और ब्रिटेन एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ अनेक रहने वाले अधिकांश लोग ईसाई धर्म में श्रद्धा रखते हैं और यही अधिकांश जीवन और यहाँ के धार्मिक जीवन
में हमेशा राजनीति को प्रभावित किया है, यानी राजतंत्र में भी धर्म दिखाई देता है, क्योंकि 1658 के समय राजतंत्र एक तरफ था, धर्म एक तरफ था, तो ये दोनों मिक्स होने के लिए राज सत्ता चाहते थे, तो उनकी राजनीति में धर्म है वो बहुत ज़्यादा ही दिखाई देता है। ईक ने चर्च का विरोध किया है और टोरी ने चर्च का समर्थन किया है। टोरी सम्राट के प्रति भक्ति और सम्राट के विरोधी भी थे। तो यहाँ पे एक बात आती है कि ब्रिटेन में है ना, ईसाई धर्म सत्ता है वो राज सत्ता भी प्राप्त करना चाहते थे, और राज सत्ता है वो सबसे सर्वोच्च सत्ता चाहते। तो ये एक ऐसा समय था जब राजनीति में धर्म भी शामिल था। बाद के इनके अनुदार व उदार दल कहा जाने लगा। धार्मिक विवादों में ही ब्रिटेन 1922 में आयरिश पब्लिक की स्थापना हुई थी। धार्मिक विवादों की वजह से, किसकी? आयरिश पब्लिक। धीरे धीरे ब्रिटेन की राजनीति में धर्म का प्रभाव कम होने लगा और आज केवल स्थानीय स्तर पर ही धर्म का प्रभाव देखा जाता है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार से इनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि यहाँ पे धर्म और राजनीति को एक ही समझा जाता था, तो ये भी थोड़ा विवाद हुआ था। लेकिन आज लोगों में जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा है। लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण के स्थान पर भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं कि भौतिक सुविधाओं के लिए क्या जरूरी है, और उसको प्रधानता भी देते हैं। लोग धार्मिक तो है, परंतु धार्मिक जीवन में उनकी सक्रियता बहुत कम है। इन सब के बावजूद भी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से चर्च आज भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आज भी धर्म का उनकी राजनीति में महत्व तो है, लेकिन राजनीति को दखल नहीं देते हैं। धर्म का आज भी उनके समाज में बहुत महत्व है। ईसाई धर्म, चर्च का बहुत महत्व उनके समाज में, ठीक है ना। तो इस तरह से वह उनके जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही जरूरी भी है। ब्रिटेन में धार्मिक आधार पर अनेक संगठित हित समूह सक्रिय हैं, जहाँ की राजनीति व्यवस्था में वह भाग लेते हैं और इस तरह से राजनीति को प्रभावित भी कभी कभी करते हैं। आगे 6 नंबर पॉइंट को हम चर्चा करेंगे। 6 नंबर पॉइंट है प्रवासियों की समस्या। ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक समाज की बात करें तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है उनके समाज में। दूर से बाहरी देश से आके लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारा परिवार है, 5 लोगों का चल रहा है, लेकिन 2-3 हर रोज आएंगे तो फिर उस परिवार को लेके चलना, उसको संभालना मुश्किल होता है। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ के प्रवासी यानी आने जाने की जो प्रॉब्लम है दूसरों की। ब्रिटेन के प्रवासियों की समस्या। ब्रिटेन हमेशा से विदेशी नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हमेशा ब्रिटेन दूसरों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव देश रहा है। इस वजह से पिछले कुछ समय से विदेशों से आने वाले लोग सर्वाधिक प्रवासी समस्याओं का उग्र रूप धारण कर लिया है। यद्यपि ब्रिटेन में यूरोप और विश्व के अन्य देशों से भी लोग आकर रह रहे हैं, परंतु वहाँ के प्रवासियों समस्या प्रमुख रूप से एशिया अफ्रीका के आकर बसे लोगों की समस्या है। ब्रिटेन के प्रमुख बड़े शहरों में अश्वेत लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। यह बात वहाँ के लोग अश्वेत लोगों को सहन नहीं हो रही कि दूसरे लोग आकर यहाँ पे हमारी अव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। 1962 में प्रवासियों के ब्रिटिश आगमन से रोकने के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया था कि बाहर से लोग आकर हमारी व्यवस्था को खराब न करें, क्योंकि प्रवासी यहाँ के रहने वाले लोग बाहर से आने वाले लोगों से काफ़ी प्रभावित हैं और समाज प्रभावित होता है, वो कह रहे थे। 1970 में इनोक पॉवेल की आम चुनाव में सफलता के बाद इस बात पर बल दिया गया कि विदेशी प्रवासियों की शीघ्र ही ब्रिटेन से निकाल दो, जो बाहर से आए लोगों को निकाल दो ब्रिटेन से। इस दिशा में अनेक प्रकार के कठोर कदम भी उठाए, परंतु अभी भी इस पर समस्या का समाधान नहीं हुआ या व्यावहारिक समाधान ढूंढा नहीं गया है। ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दल विदेशियों के ब्रिटेन में आकर बसने पर रोक लगाना चाहते हैं, यानी वे चाहते हैं कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ पे रहे नहीं, और नहीं रहेंगे तभी हमारा समाज सही से रहेगा, वरना यहाँ आकर हमारा समाज दूषित हो रहा है, ऐसा वो मानते हैं। किंतु ब्रिटेन में बसे विदेशियों को जवाबदेही जबरदस्ती बाहर निकाला भी नहीं जा सकता। ब्रिटेन के अनेक बुद्धिजीवियों का यह सुझाव है कि प्रवासी विदेशियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकार उत्पादन पर बल देना चाहते हैं। अनेक लोगों की यह मान्यता भी है कि प्रवासी विदेशियों की ब्रिटेन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ प्रदानता करना चाहते हैं, यानी वे कहते हैं कि बाहर से आए लोग हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं और हमारे देश को विकासशील बना रहे हैं, तो दूसरे लोग यहाँ आके बेरोजगारी नहीं बढ़ा रहे, उल्टा देश को विकास कर रहे हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे लोग आने भी जरूरी है, उनके देश के विकास और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं वो लोग, इसलिए वो कहते हैं प्रवासी आए तो बढ़िया है। हितों को प्राथमिकता प्रदान की गई। इन लोगों को बाहर निकाल देने से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है वह उल्टी हो जाएगी, यानी वे लोग जो बाहर से आए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। ब्रिटेन के अनेक संसदीय क्षेत्रों में इनके प्रवासियों के मत चुनाव भी हुए और प्रभावित भी हुए हैं।
अनेक क्षेत्रों में ये व्यवस्था है जिससे प्रवासी है, कुछ लोग मानते हैं कि प्रवासी नुकसानदायक है, कुछ मानते हैं कि ब्रिटेन को फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर पॉइंट और आज इसका लास्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट उनके समाज को जिनको हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो देखें, ब्रिटेन का सामाजिक वर्ग। ब्रिटेन में आज भी अनेक सामाजिक वर्ग अस्तित्व में है, लेकिन उनमें उनके बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं देखा गया है। वर्तमान समय में उनके सामाजिक वर्गों के बीच अंतर निरंतर कम हो गया है। अतः एक वर्ग की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती और किसी वर्ग विशेष का संबंध मनुष्य के व्यवसाय अथवा आय से संबंधित नहीं किया जा सकता। जैसे अपने कहते हैं ना, अलग अलग वर्ग बनते हैं। अलग अलग वर्ग का मतलब है कि धर्म तो है, एक धर्म या अलग धर्म हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण वगैरह ये अलग अलग वर्ग नहीं बने और वे ऐसा फील भी नहीं करते हैं। उनमें ये सब चीज़ें एक जैसी है और इस तरह से उनका रहन सहन और समाज में उनके स्तर के आधार एक जैसे है और ये भी इनके वर्ग स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे क्षत्रिय, वैश्य होते हैं, परंतु लोगों के लिए उनका बहुत अधिक तक महत्व होता है। टी.एस. मार्शल ने लिखा है कि सामाजिक वर्ग एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों समूहों के द्वारा देखा जाता है और वह उस स्वयं जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों को देखता है वैसा वह महसूस भी कर सकता है। तो हमने ये देखा जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी हमारे सामने, आज हमने डिस्कस की इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ब्रिटेन में अलग अलग लोग इन सामाजिक समूह को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं और इसलिए इन सामाजिक समूह की धारणा बहुत अधिक जटिल हो गई है और समाज में इनमें प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविक स्थिति से एक दर्जा में देखना, और जबकि व्यवहारिक में इसकी स्थिति भिन्न है। महिलाओं में विशेष रूप से ये भावना अधिक दिखती है। ब्रिटेन का कुलीन सामंत वर्ग आज भी अपनी विशेष पहचान रखता है। एक वर्ग जो सामंत वर्ग है वो दूसरों से काफ़ी उष्ट है। इस प्रकार इंग्लैंड लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में बावजूद भी वर्गीय भेदभाव देखा गया है। नहीं होते हुए भी फिर भी वहाँ पे वर्गीय भेदभाव है, क्योंकि एक सामंत वर्ग है दूसरों से अव्वल है, जैसे यहाँ पे क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण होते वैसे। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके सामने जो ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे वाले पार्ट में। तब तक के इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि कैसा लगा और कुछ डाउट है तो भी।